Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So, बच्चों, so far we have discussed a lot of things. Two methods in particular to find the time period. One is your force method, other is the torque method. आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी मेथड पे टू फाइंड द टाइम पीरियड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ना डिफिकल्ट सिचुएशंस में ना आपके काम को आसान कर देगा. जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो गए वहां पे दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क आउट वेरी नाइसली. Moreover, one of the student has texted that to post some JEE mains and advanced questions. तो बच्चे let me finish this method today. हाँ, एनर्जी मेथड और स्प्रिंग पे जो भी उसका कटिंग ऑफ स्प्रिंग है उसके बाद डेफिनेटली आई एम गोना कम टू द सेम थिंग जेई का मेन एंड एडवांस के क्वेश्चंस में आपको आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है, डोंट वरी, जस्ट आफ्टर दिस वीडियो लेसन विल बी देयर. ऑल गुड. चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी मेथड. बच्चे ना हम स्टार्ट करते हैं आज का काम एनर्जी मेथड से. देखो एक बात तो समझ दो आप, क्योंकि मोशन जो एसएचएम है वो अनडैम्प्ड है, ऑसिलेशन अनडैम्प्ड है, तो एनर्जी तो कहीं जा नहीं रहा, राइट? तो उसका जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट वुड बी कांस्टेंट, दैट वुड बी कंजर्व्ड. और अगर वो एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम उससे अपना काम निकाल सकते हैं, है ना? देखो कैसे, एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं आपको. जो हमारा ऑब्वियसली हमने इस पे कर रखा है, टाइम पीरियड इसका निकाल रखा है, बट इसी को हम एनर्जी मेथड से करेंगे. लेट्स सपोज वी हैव द स्प्रिंग एंड द ब्लॉक सिस्टम एंड स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों इज के और इन भाई साहब का मास m है. इसको एक इंपल्स दे दिया गया, इट हैज बीन गिवन एन इंपल्स, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो आगे मूव कर जाएगा. तो लेट अस सपोज कि किसी एक टाइम पे ब्लॉक यहां पे है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड ड्यू टू दिस फ्रॉम द मेन पोजीशन इसमें एक एक्सटेंशन, एक एलोंगेशन आ रखा है स्प्रिंग में ऑफ लेंथ x. ऑब्वियसली बात है इसके पास एक एनर्जी होगा बच्चों, तो इसके पास जो एनर्जी होगा दैट कुड बी गिवन एज व्हाट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक बिकॉज़ इसके पास मोशन है, और स्प्रिंग में बिकॉज़ वी हैव द एलोंगेशन तो एक इसका एक पोटेंशियल एनर्जी उसमें एक डेवलप कर जाएगा. इट मींस द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एट टाइम एनी टाइम t with having velocity v should be given as what, it's potential energy of the spring plus kinetic energy of the block. तो हमारा जो टोटल एनर्जी हो गया बच्चों that is going to be 1/2 kx square, पोटेंशियल कितना, काइनेटिक कितना हो जाएगा, half of mv square. इतनी बात आपको समझ में आ रही है. नाउ दैट वी नो कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो हमारा जो एनर्जी है टी दैट शुड बी कांस्टेंट. दिस एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, है ना? जो हमारा एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू. और अपने को पता है कि कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आउटकम जीरो मिलता है, राइट? सो इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन दैट शुड गिव मी रिजल्ट एज जीरो. इतनी बात हमें समझ में आ गई है. तो इसी को यूज करते हुए हम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस. इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो गया, तो d ऑफ टोटल एनर्जी अपॉन dt शुड बी बच्चों 2kx अपॉन 2 एंड dx अपॉन dt. हम ऐसा इजीली लिख सकते हैं, प्लस 2mv अपॉन 2 इंटू dv अपॉन dt and that should be 0. Now dx upon dt is velocity, so we're gonna have what, 2kx, अच्छा 2 कैंसिल हो गया ना, हटाओ इसको, 2 तो कैंसिल हो गया, तो kx into v plus 2 here also will be cancelled, mv into acceleration, that is going to be 0. Now from these two take the v in common, तो v को कॉमन लेने से बच्चों क्या होगा, kx plus m times of a, that should be 0. Obviously until it reaches the extreme position इसका velocity तो zero होगा नहीं, it means this is not zero at this point of time, so this part has to be zero, right? Which means kx plus m times of a has to be 0, which tells me that a should be written as negative of k upon m times of x. अच्छी बात है, इतनी बात अपन को समझ में आ गई. Which means also we know that a is what, minus of omega square x. इन बातों पे तो वी हैड डिस्कस मल्टीपल टाइम्स, बहुत बारी हमने बात इस पे कर रखा है, ठीक है जी. तो ऐसा होने से हमें क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर k अपॉन m, व्हिच मींस ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ k अपॉन m, एंड सिंस आई नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हिच इज रूट ऑफ k अपॉन m, हमारा टाइम पीरियड इजीली निकल जाएगा, व्हिच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट मींस t शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई मंटू कुमार, है ना? ये हमारा ऐसे आपका टाइम पीरियड इससे बच्चे निकल गया. Well, this is the energy method. ये तो सिंपल सिचुएशंस है, मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी एनर्जी मेथड कितना कारगर होता है, कितना काम करता है, ठीक है जी. इसको आप नोट कर लो.
तब तक मैं मार्कर चेंज कर लूं। ओके ठीक है। अगर इसी प्रोसेस को, इसी फॉर्मूले को, इसी कॉन्सेप्ट को हम पेंडुलम में लगाएं तो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो अप्लाइंग दिस एनर्जी मेथड कॉन्सेप्ट ऑन द पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पे हम लोग करके बच्चों देखते हैं। तो अगर हमारा पेंडुलम था, लेट्स सपोज कि हमारा पेंडुलम है ऐसे, ठीक है, और दिस इज द मेन पोजीशन है, इसका मास मान लो ऑब्वियसली मास m है एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज बच्चों l। किसी टाइम पे इट हैज कम हियर, टिक 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 इधर आ गया, ठीक है, किसी टाइम पे वो इधर आ गया। तो दिस इज द पाथ इन विच इट इज मूविंग, ऐसा पाथ वो मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एंड इट इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से मूव कर रहा है, अभी ओमेगा से मूव कर रहा है, और इसने एक थीटा बना रखा है विद द मेन पोजीशन, विद द वर्टिकल, है ना। At this point of time, let us see what are the energy which this bob of the pendulum has. इसके पास क्या क्या एनर्जी है, ये अपन को देखना चाहिए ना। तो पहला चीज तो आप देखो, इस पे फोर्स देख लो, mg लग रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं, बट फिर भी, है ना। नाउ इट वाज एट मीन पोजीशन, तो इसको हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। तो कितने हाइट पे चला गया वो? इट हैज गॉन टू अ सर्टेन हाइट। इस हाइट को अगर हम निकाल लें तो इसके पास एक जो पोटेंशियल एनर्जी है वी कैन इजीली फाइंड, राइट। और इसके पास एक एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, राइट। ध्यान रखना, ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसके पास एक एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। एच को निकालना नॉट अ बिग डील, मुश्किल बात नहीं है। इफ इट इज एल, दिस पार्ट इज गोना बी हाउ मच? एल कॉस ऑफ थीटा हो गया बच्चों, राइट। सो दिस लेंथ शुड बी हाउ मच? जो हाइट होगा दैट इज गोना बी एल माइनस एल कॉस ऑफ थीटा, व्हिच मींस एल, इफ आई टेक कॉमन, 1 माइनस cos of theta is going to be the height. Now that we have height of this pendulum, this bob, इसके पास जो potential energy है that is going to be how much? mg आपका h जो कि हो गया l 1 minus cos of theta. Also इसके पास एक rotational kinetic energy भी होगा बच्चों, right? तो हमारा जो rotational kinetic energy हो जाएगा, rotational kinetic energy that is going to be half I ओमेगा स्क्वायर। आई बिलीव आपको याद होगा, मैंने पहले ही लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ओनली। तो दिस इज गोना बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बच्चों कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी जो कि रोटेशनल के फॉर्म में है। ऑल गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी इज गोना बी हाफ आई कितना हो गया इसका? ml स्क्वायर, आई ml स्क्वायर हो गया। ओमेगा को v के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पता है अपने को, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा शुड बी हाउ मच? v अपॉन आर बच्चों। तो इसको लिख दो यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन आर रख लो कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ दैट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी। अच्छा ये पार्ट कैमरे में आ रहा है ना, लेट मी जस्ट चेक इफ इट इज कमिंग। हाँ फैंटास्टिक, बस बाउंड्री लाइन पे हम लोग हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें, dTe अपॉन dt दैट शुड बी हाउ मच? 0, करेक्ट है जी। चलिए अब इसको हम लोग कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना। लेट अस डिफरेंशिएट दिस पार्ट। तो मुश्किल नहीं है, बड़ा मजे में ये बन जाएगा, है ना। इन द प्रीवियस केस वी हैव फाउंड a, और a को हमने ओमेगा स्क्वायर x के टर्म्स में लिखा था, यहाँ पे हम अल्फा निकालेंगे, है ना, और उसको ओमेगा स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख देंगे। तो dt बाई dt कर देंगे, 0 हो जाएगा। अच्छा एक काम करो ना, इस v को ओमेगा रहने दो ना, एंगुलर एक्सेलरेशन तो ओमेगा ही रहने दो, इसको ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहने दो, ठीक है। ml स्क्वायर आपका ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा के टर्म्स में बच्चों रहने दो, क्योंकि एंगुलर से डील कर रहे हैं तो उसको v में क्यों ही कन्वर्ट करें ना। अब देखो इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा? दैट वुड बी mgl और 0 प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन, हो गया, प्लस आपका 1/2 ml स्क्वायर जो कि आई है, और ओमेगा का कितना हो जाएगा बच्चों? 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन dt, and that should be 0 for sure because total energy का डेरिवेटिव 0 होगा। तो दिस इज गोना गिव यू mgl sin थीटा स्मॉल है तो थीटा कर दो, because थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा वुड बी इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। व्हाट डू वी हैव? ml स्क्वायर ओमेगा और d अपॉन dt क्या हो गया? d ओमेगा dt अल्फा हो गया, दैट शुड बी 0, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों। और यहां से आप निकाल लो, ठीक है ना जी। डी, अच्छा डी थीटा बाई डी टी हमने नहीं लिखा क्या? इसको भी लिखना जरूरी है ना, क्योंकि ये यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है ना, तो ओमेगा यहाँ पे लिख दो जी, ठीक है। ओमेगा कॉमन निकाल लो, तो ओमेगा एम जी एल थीटा प्लस एम एल स्क्वायर
अल्फा दैट इज गोना बी 0, एंगुलर वेलोसिटी इसका 0 होगा नहीं, तो व्हाट यू गोना हैव इज mgl थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ml स्क्वायर अल्फा, कुछ कैंसिल होगा क्या, m से m चला गया, l से भैया ये भी चला गया, राइट। हमारा थीटा कैसे बच रहा है इस केस में, थीटा हाउ वी गेटिंग, ठीक है चलो रहने दो, तो अल्फा कितना हो जाएगा जी, अल्फा लिख सकते हो आप माइनस ऑफ g अपॉन l टाइम्स ऑफ थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ऑल्सो यू नो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। इफ यू डू द कंपैरिजन फ्रॉम हियर टू हियर, ओमेगा यू विल गेट एज व्हाट, रूट ऑफ g अपॉन l। अगर मेरे को ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकालना मुश्किल नहीं है, तो टाइम पीरियड इज गोना बी हाउ मच, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई l अपॉन g। तो देखो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो हम टोटल एनर्जी के मेथड से भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके हमने इसको कर लिया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोटल एनर्जी मेथड से, है ना। इससे बड़े मजे में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा तो when I was taking the class, अगर when I was taking my offline class, उसमें एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, that was based on the total energy method, तो हम उसी सवाल को आपके सामने रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वो, मेरे को अच्छा लगा, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक किसी मेरे बैच के बच्चे ने पूछा था कि लेट्स सपोज इफ वी हैव अ कार्ट और इट इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग, एक कार्ट है एंड द कार्ट इज हैविंग 4 व्हील्स, है ना, एक छोटा सा कार्ट है, उसके पास 4 चक्के हैं एंड इट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन इज 0 एवरीवेयर, है ना, एंड दिस कार्ट हैज अ मास ऑफ कैपिटल M, और जो छोटे छोटे चक्के हैं ना, इसका मास स्मॉल m है, रेडियस r है, दिस इज फॉर द व्हील, यू नो, ये 4 चक्के हैं, दिस इज फॉर द व्हील एंड दे आर नथिंग बट इन द शेप ऑफ अ डिस्क, वो डिस्क है, ठीक है। नाउ व्हेन इट इज गिवन सम सॉर्ट ऑफ इंपल्स, आपको निकालना है इस सिस्टम का टाइम पीरियड। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम वेयर वी हैव अ बुलक कार्ट, जिसमें 4 व्हील्स वी हैव, इट्स कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, इट इज गिवन अ स्लाइट, यू नो, फोर्स, तो दैट वुड मेक इट गो फॉरवर्ड एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ स्प्रिंग फोर्स से वापस, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग और एक एसएचएम रहेगा, आपको उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है बच्चों। चलिए इसको ट्राई कीजिए, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ट्राई इट आउट, आप इसको ट्राई कीजिए। आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए अब इसको साथ में करेंगे बच्चों, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी एक पॉइंट पे, यू नो, एक इसका वेलोसिटी मान लो एंड इट हैज गॉन थ्रू सम, यू नो, इलोंगेशन, एक वेलोसिटी इसका है और कुछ इसमें इलोंगेशन जो आ रखा है उसको x मान लो, दिस इज द इलोंगेशन एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। नाउ दैट इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी और स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन आ रखा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि फोर्स मेथड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सबको डील करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो हम इसको एनर्जी मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ ऑफ kx स्क्वायर व्हिच इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इन भाई साहब के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ ऑफ कैपिटल M v स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, ये जो चारों व्हील्स हैं दे आर रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग, तो इसके पास एक रोलिंग का केस आ रहा है। आपका अगर हम व्हील को देखते हैं, इफ यू लुक एट द व्हील, व्हील इज मूविंग फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी v एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो रोटेटिंग, है ना, तो किसी ओमेगा से वो रोटेट भी कर रहा है, इट इज रोटेटिंग विद सर्टेन वैल्यू ऑफ ओमेगा, करेक्ट है जी, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। तो इसके पास ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों एनर्जी होगा, राइट। तो हम ध्यान से देखें, अगर इस टर्म को मैं ऐसे लिख दूं, इसके पास जो ट्रांसलेशनल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। All good. And since we have 4 such wheels, we can multiply by 4. So this is the equation, this is the expression for the total energy of this cart having 4 wheels of small mass m and radius capital R. तो आपका ये हो गया kinetic energy and rotational kinetic energy. अब इसके आगे का सवाल, इसके आगे का काम तो मुश्किल नहीं है, है ना, आप इसको बड़े मजे में कर लोगे। देखो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल mv स्क्वायर प्लस
1/2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 कैंसिल हो गया तो 2 हो गया। आपका हो जाएगा mv स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है बच्चों। तो वी कैन हैव mr स्क्वायर अपॉन 2 इनटू, अच्छा ओमेगा को ले लो लीनियर टर्म्स में, क्योंकि दिस इज अ ट्रांसलेटिंग मोशन, लीनियर मोशन है, तो हम इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v अपॉन r। तो v अपॉन r होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करना नेक्स्ट काम है, तो 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M में बड़ा पंगा रहता है मेरे साथ, कैपिटल M v स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन 2 हो गया ना, तो सिंप्लीफाई कर दो 3/2 mv स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सब पार्ट 3 mv स्क्वायर हो जाएगा। तो द टोटल एनर्जी शुड बी 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल mv स्क्वायर प्लस 3 स्मॉल mv स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी हो गया बच्चों। और अपन को पता है कि टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, व्हिच मींस अगर हम करते हैं इसमें d ऑफ total energy upon dt that should be 0, which means next step should be, okay, next step हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2kx और 2 से 2 कैंसिल, kx इंटू v, आप समझ रहे हो ना, dx by dt वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2mv और 2 से 2 कैंसिल, v का हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो mv इंटू एक्सेलरेशन प्लस 6, अच्छा एक कैपिटल एम है, फिर से वही मिस्टेक बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना, मैं गलती कर दूं स्मॉल एम कैपिटल एम में, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, एम वी है ना, एम वी ए 6 स्मॉल एम वी और डीवी अपॉन डी टी विल बी एक्सेलरेशन, दैट शुड बी 0। इतना काम तो हमारा इस तरफ हो गया है ना, थोड़ा इस पार्ट को क्लियर कर लें, और आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक्सेलरेशन को बाकी टर्म्स में, सो दैट यू कैन इक्वेट दैट विथ माइनस ऑफ ए स्क्वायर x ओमेगा स्क्वायर x, और आपका काम हो जाएगा ना। तो इफ यू लुक एट दिस, हमारा v v v फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स v कॉमन आ जाएगा बच्चों, वहां पे हो जाएगा आपका k टाइम्स ऑफ x, इन भाई साहब में हो जाएगा कैपिटल M A, हमने 6 क्यों लिखा बाहर, v होगा ना, सॉरी, और इस तरफ क्या हो गया 6 स्मॉल m into a, that should be equals to 0। Obviously velocity तो 0 इसका होगा नहीं बच्चों, है ना, velocity 0 नहीं होगा, तो this part has to be 0, और इन दोनों में से a को कॉमन ले लोगे तो a times of capital M plus small 6m should be negative of k times of x, which means acceleration should be negative of k upon capital M plus 6m times of x. Alright, then we know that this is equals to what, a could also be equals to minus of omega square x, doing the comparison of these two क्या मिल गया मेरे को, ओमेगा स्क्वायर शुड बी k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल 6m, व्हिच मींस ओमेगा को हम लिख ले तो उसको रूट लिख लो, और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, व्हिच मींस टाइम पीरियड शुड बी 2 पाई कैपिटल M प्लस स्मॉल 6m अपॉन k ओवर रूट, ये हो गया आपका टाइम पीरियड, राइट। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द टोटल एनर्जी, अगर उसमें आप सक्सेस कर गए तो आगे का कहानी मुश्किल नहीं होगा। यू फाइंड द टोटल एनर्जी, आप उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो, वेलोसिटी को कॉमन निकाल दो, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट गोना बी 0, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो गोना बी 0, उसमें से आप a को लिख लो इस फॉर्मेट में, रिस्टोरिंग फोर्स आप लाइक इस माइनस ऑफ समथिंग kx के टर्म्स में लिख दो, करेक्ट है ना। तो एंड a इज आल्सो इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, इनको इक्वेट करके ओमेगा निकाल लो, और वंस यू गेट द ओमेगा टाइम पीरियड आपको आसानी से निकल जाएगा ना। तो दिस इज द एनर्जी मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस है, तो जेई वाले सेगमेंट में जो मैं करूंगा उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसको देखने को मिलेगा। चलिए, हैविंग डन दिस, लेट्स मूव ऑन टू द स्प्रिंग सिस्टम, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, जल्दी से हेडिंग लिखिए आप, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। आफ्टर दैट वी विल बी लेफ्ट विथ वन टॉपिक जो होगा सुपर इंपोजिशन ऑफ एसएचएम, उसको हम बाद में डील करेंगे, फिलहाल तो हम कुछ जेई के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बच्चे लोग वेट कर रहे हैं। तो आफ्टर दिस वी कैन टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द जेई मेन एंड एडवांस्ड बोथ। काफी आसान है, मुश्किल नहीं होगा, इस चैप्टर से आप स्कोरिंग कर सकते हो बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दो, उतना भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, आपको स्कोर इससे मजे में मिल जाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है स्प्रिंग कटिंग और कटिंग ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज गोना बी कटिंग ऑफ स्प्रिंग, जल्दी लिखिए, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, है ना। देखो होता क्या है ना
कि स्प्रिंग जो है ना, एक स्प्रिंग ले लो, एल नॉट लेंथ का स्प्रिंग है, ठीक है। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कोर्स इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, बट ऑब्वियसली वो लेंथ पे डिपेंड करता है। द स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ से भी रिलेटेड होता है। हाउ इज दैट रिलेटेड टू द स्प्रिंग, वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग थोड़ा देख ले उसको, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ और द नॉर्मल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अनएक्सटेंडेड लेंथ है उसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं हम लोग, तो उस पे वो के डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि स्प्रिंग को कट कर दो आप मल्टीपल पार्ट्स में, तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या डिपेंडेंसी होगा, क्या वेरिएशन होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और बाद में उसी को हम देखेंगे कैसे वेरियस स्प्रिंग को कनेक्ट करके एक हमारा एक सिस्टम बनाया जाता है। मान लो कि स्प्रिंग को मैं एक सिंपल रेशियो 1:2 रेशियो में कट कर देता हूं। इफ आई कट द स्प्रिंग इन द रेशियो 1/2, देखो क्या होगा फिर। तो जो स्प्रिंग होगा बच्चों वो ऐसा हो जाएगा, एक हो जाएगा दिस पार्ट एंड अदर इज गोना बी दिस पार्ट, राइट। तो भाई साहब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इफ द रेशियो इज 1:2 देन दिस लेंथ माय डियर किड्स इज गोना बी हाउ मच, आपको पता है 1/1 + 2 टाइम्स ऑफ L नॉट, व्हिच इज 1/3 टाइम्स ऑफ L नॉट हो जाएगा, और इन भाई साहब का 2/3 टाइम्स ऑफ L नॉट हो गया। मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, देन बाय दिस लॉजिक, बाय दिस रूल वी कैन से दैट K1 should be proportional to 1 upon this length, it should be proportional to 1 upon L naught by 3, जो कि आप लिख सकते हो, which implies sorry about that, K1 could be proportional to, आप लिख सकते हो 3 upon L naught, ठीक है जी। Likewise अगर हम K2 का बात करते हैं, then K2 should be proportional to what, 1 upon 2L naught by 3, which means that implies K2 should be proportional to 3 upon 2L naught। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई बच्चों, ऑल गुड, यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ दैट आई वांट टू फाइंड द, ओके इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लो, जो इनिशियल नेचुरल है, तो आई हैव टू रिलेट K1 एंड K2 विद K, हमको से रिलेट करना है बिकॉज़ आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 इन टर्म्स ऑफ K, मेरे को चाहिए, है ना। अच्छी बात है, तो एक काम करो आप K1 का रेशियो ले लो, टेक द रेशियो ऑफ K1 एंड K, तो क्या मैं लिख सकता हूं K1 अपॉन K बच्चों, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन L नॉट अपॉन 1 अपॉन L नॉट, दैट मींस K1 शुड बी 3 टाइम्स ऑफ K। प्यारे बच्चों कोई मुश्किल काम नहीं है ना, K1 इज गोना बी 3 टाइम्स ऑफ K। लाइकवाइज अगर हम K2 का देख लेते हैं, अगर हम K2 का देख लें, रेशियो निकाल लें, K2 अपॉन K दैट शुड बी हाउ मच, 3 अपॉन 2L नॉट, 3 अपॉन 2L नॉट अपॉन 1 अपॉन L नॉट, तो क्या हो गया बच्चों 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ K, तो सॉरी 3 अपॉन 2 है ना, which means K2 should be 3 upon 2 of K। तो हमारा कहानी बड़ी मजे में समझ में हमको आ रहा है कि this is how the spring constant का value will be related when I cut this spring into the various ratios। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लिया आपने। अब देखो इसी को जनरलाइज कर दे, if I just generalize this one in the ratio of let's suppose m into n, m is to n के रेशियो में इसको कट कर देते हैं। So let's suppose एक क्वेश्चन रख लो, एक स्प्रिंग है of L naught length and spring constant K is cut in the ratio of, is cut into two parts, is cut into two parts in ratio of m is to n, in the ratio m is to n। Find the spring constant of the individual parts। तो ऑब्वियसली इसका एक स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा, दिस इज m हो गया इसका रेशियो, अच्छा रेशियो क्या लेंथ ही लिख लेंगे ना, चलो कोई नहीं, और इसका भैया आपका ये हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लो, ठीक है जी। इसका लेंथ कितना हो जाएगा देख लो, रेशियो है m is to n, इसका लेंथ हो जाएगा m अपॉन m प्लस n टाइम्स ऑफ L नॉट, और इन भाई साहब कितना हो जाएगा n अपॉन m प्लस n टाइम्स ऑफ L नॉट। कोई मुश्किल नहीं है ना। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि K1 should be proportional to what, K1 should be proportional to इसका 1 अपॉन m प्लस m अपॉन सॉरी m प्लस L n इंटू L नॉट, और भाई साहब जो K2 है, K2 should be proportional to n अपॉन, क्या ही मुसीबत है, a n अपॉन m प्लस L n टाइम्स ऑफ L नॉट। ऑल गुड, ठीक है जी। तो अगर हम K1 is to K2 कर लें, K1 अपॉन K2 क्या मिल जाएगा, या फिर K1 अपॉन K करो ना, सॉरी K1 अपॉन क्या मिल जाएगा, दिस अपॉन 1 by L नॉट, बिकॉज अपने को पता है स्प्रिंग कांस्टेंट की इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द
लेंथ रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो k1 अपॉन k क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दैट। तो L0 तो कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, m प्लस n अपॉन m हो गया। दैट मीन्स k1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, m प्लस n अपॉन m टाइम्स ऑफ k। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। तो लाइकवाइज k2 को भी लिख दो। k2 क्या हो जाएगा, k2 अपॉन k, k शुड बी इक्वल टू हाउ मच, ये ऊपर चला जाएगा m प्लस n, भाई साहब n नीचे आ गया है ना। तो k2 शुड बी इक्वल टू m प्लस n अपॉन n टाइम्स ऑफ k, टाइम्स ऑफ k को अच्छे से लिख दो है ना, टाइम्स ऑफ k। तो दिस इज द सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट। और आप इन दोनों में एक बहुत ही सिमिलैरिटी देख रहे होगे, इतना करने का आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, चलिए इससे यहां से डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका लेंथ कितना था, देखो ध्यान से, इसका लेंथ आपका 1/3 L0 है। देन k1 का वैल्यू कितना आ गया, इसको रेसिप्रोकेट कर दो आप, 3 को ऊपर लेके चले जाओ, देखो समझ में आ रहा है, 3 क्या हो गया। इन भाई साहब का लेंथ कितना था, 2/3, तो इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 3/2। बहुत सिंपल सा तरीका। अब यहां देख लो k1 का लेंथ कितना इस स्प्रिंग का, m अपॉन m प्लस n है, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दो तो k1 कितना हो गया, m प्लस n अपॉन m टाइम्स k। लाइकवाइज अगर मेरे पास सिचुएशन k2 है तो ये भी आपका रेसिप्रोकेट कर दो, कहानी खत्म। मुश्किल नहीं है ना। एक जल्दी से आपको एक और चीज दिखाता हूं कि अगर इसको मैं 3 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दो, 3 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दें, फिर क्या होगा ना, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इस बात को आप समझ पा रहे हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्प्रिंग है, इसका ओरिजिनल लेंथ L0 है। I split into the ratio of split into 3 parts, split into 3 parts in ratio 1:2:3, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों मान लो k है, ठीक है। आपको निकालना है इन तीनों पार्ट्स के स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर स्प्लिट करते हैं तो देखो ध्यान से, एक हो गया ऐसे, सेकंड हो गया ऐसे, थर्ड हो गया टिंग 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 ऐसे, ठीक है। तो भैया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k1, k2 और इसका मान लो k3। लेंथ निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है, 1:2:3, दैट इज 1/1 + 2 + 3 5 6। तो कितना हो गया बच्चों आपको, L0/6। इसमें क्या हो जाएगा 2L0/6 और इन भाई साहब का हो जाएगा 3L0/6, ठीक है जी। मेरे को चाहिए क्या, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, तो इसको उल्टा कर दें। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, k1 शुड बी हाउ मच, 6k। मुश्किल नहीं है, इसको उल्टा कर दो, k2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ L0, L0 क्यों लिख रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ k हो गया बच्चों, है ना। और इसी तरह से इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, k3 विल बी 2 टाइम्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इनिशियल, है ना। तो आपको दिख रहा है कि जितना ज्यादा उसका लेंथ होगा उतना ही कम उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ये सबसे बड़ा था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे कम है अमंग दीज 3, because spring constant is inversely proportional to the length of the spring, natural length, उसको खींच खांच के नहीं, नेचुरल लेंथ में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात है आपको स्प्रिंग कटिंग का हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं करवा दिया जाता हूं, और फिर जब हम क्वेश्चंस देखेंगे जेई वाले इन द अदर सेगमेंट, आप जाना जेई वाले क्वेश्चन सेगमेंट में, आपको वहां पे मिलेगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे और इस पे प्रॉब्लम्स भी और भी बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। आप मान लो कि एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं, हाँ, लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल, ऐसा कोई स्टिफ है ना, एक स्प्रिंग लगा लो, एक और स्प्रिंग लगा लो, एक और स्प्रिंग लगा लो, चलो 3 स्प्रिंग कनेक्टेड टू, अच्छा मैंने सीरीज पैरेलल बताए थे पहले, सॉरी हम कहाँ क्वेश्चन में आप घुस गए ना, ओहो मैंने तो बताया नहीं सीरीज पैरेलल आपके कॉम्बिनेशंस तो मैंने आपको बताया नहीं, बहुत बुरा बहुत बुरा। ऑलराइट देन, ओके। सो बेसिकली जब क्लास आई हैव अ क्लास टू टेक, तो थोड़ा दिमाग पे वो क्लास टाइमिंग को लेकर इश्यूज हो जाता है। एनीवे सॉरी अबाउट दैट। अब देखो तो व्हेन आई नो बाय दिस टाइम आई नो हाउ टू कट द स्प्रिंग, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। चलो जल्दी से करवा देता हूं, क्वेश्चंस बाद में करेंगे फिर हम, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। नेक्स्ट हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना, कॉम्बिनेशन। तो इसमें होगा क्या कि वी कैन हैव 2 कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, एक होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक आपका हो जाएगा
पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि व्हाट्स गोना बी द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज एंड व्हाट्स गोना बी द स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है वो पैरेलल में क्या होगा, अपन को वही सीखना है। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्प्रिंग है, एक नहीं 3 स्प्रिंग ले लो, ठीक है, लेट्स टेक 3 स्प्रिंग, टिक 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 टिक, थोड़ा और गैप दे देते हैं, है ना, टिक टिक टिक, और एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विथ अ ब्लॉक। ठीक है जी, और ब्लॉक पे हमारा ऐसे एक मूव कर रहा है, वो उस तरफ से एक फोर्स आ रखा है। तो मान लो कि इस ब्लॉक का जो इस पे हमने इंपल्स लगा दिया और इसमें टोटल जो एक्सटेंशन आ गया बच्चों वो x मान लो, टोटल एक्सटेंशन इसमें x है। I have 3 springs in series, spring constant K1, K2, K3 respectively. अब मेरी बात ध्यान से समझो, when this is pushed rightward, एक स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड लगेगा, राइट, देयर गोना बी अ रिस्टोरिंग फोर्स, वो इस तरफ लग रहा होगा, तो देयर गोना बी अ रिस्टोरिंग फोर्स FR, रिस्टोरिंग फोर्स मान लो, ठीक है, एंड दैट इज गोना पुल दिस स्प्रिंग राइटवर्ड, तो इसको टेंशन मान लो इस केस में, तो टेंशन यहां पे टेंशन होगा कुछ T1। कह रहे बच्चों विल दैट सेम टेंशन फ्लो और नॉट, क्या सभी स्प्रिंग में सेम टेंशन रहेगा? हाँ जी, सभी स्प्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, बट सभी स्प्रिंग का इक्वल इलोंगेशन हो वो जरूरी नहीं है, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप ऐसे लिख लो, इलोंगेशन इन ऑल द स्प्रिंग, इलोंगेशन इन ऑल स्प्रिंग्स वोंट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं रहेगा, स्प्रिंग्स विल नॉट बी इक्वल, वोंट बी इक्वल, वो सब में बराबर बराबर स्प्लिट नहीं होगा, बट टेंशन वुड रिमेन सेम थ्रू आउट, but the tension would remain same throughout, tension would be same throughout, same in all springs, सारे स्प्रिंग में जो टेंशंस लग रहे होंगे वो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब ऐसे एनालॉजी कर लो, हमको पता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का तो सेम करंट फ्लो कर रहा होता है, तो यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, फ्लो तो नहीं करता, हम मानते हैं, ऑब्वियसली बात है, वो समय सेम एक ही जगह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, टेंशन इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस, वो एक साथ में पुट से डेवलप होता है और एक साथ में खत्म हो जाता है, बट एनीवेज हम एक ऐसे ही सिंबॉलिकली इसको माने तो करंट की जगह टेंशन रख लो तो सभी में टेंशन बराबर होगा, like what we have the current same similar in all the resistances in series, likewise we can have the tension in all these springs same, which means प्यारे बच्चों I gonna have a tension T here and that's gonna be tension T here, tension T, well the same tension T, tension T सब में वही टेंशन प्रिवेल करेगा। let the extensions in this one is x1 मान लो इसमें, let the extension in this is x1, इन भाई साहब एक्सटेंशन x2 मान लो, और इसमें जो एक्सटेंशन और इलोंगेशन आप जो भी बोलना चाहो वो x3 मान लो। सो वन थिंग इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे जो नेट इलोंगेशन है दैट इज गोना बी x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स लिखना है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x, बट हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो x के टर्म्स में लिखना जरूरी है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, इस पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन के बराबर है, तो वो टेंशन कितना हो जाएगा K3x3, राइट, तो टेंशन इज गोना बी K3x3 जो कि हमारा बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स है, बट रिस्टोरिंग फोर्स को हमको किसके टर्म्स में लिखना है, x के टर्म्स में लिखना है, तो हम इस बात का थोड़ा सा यूज करेंगे, इस इक्वेशन को x के टर्म्स में सबको लिखने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो इतना समझ लो कि आई नो दैट द टेंशन इज सेम थ्रू आउट, तो कैन आई जस्ट से दैट प्यारे बच्चों K1x1 should be equals to K2x2 should be equals to K3x3, इसको मान लो आपका K, आप दिस इज क्या, ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर ऐसे रख लो, क्या जा रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, राइट, तो कैन आई जस्ट राइट x1 इन टर्म्स ऑफ x3, x2 इन टर्म्स ऑफ x3 लिख सकते हैं क्या, क्यों, ताकि सबको पुट करके हम x को x3 के टर्म्स में लिखें और इस x3 को फिर वापस से x के टर्म्स में लिख के कहानी निकाल लेंगे, है ना। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आप लिख सकते हो क्या, K1x1 इज इक्वल टू K3x3, है ना, दैट इंप्लाइज प्यारे बच्चों x1 इज गोना बी इक्वल टू K3 अपॉन K1 टाइम्स ऑफ x3, यहां से मेरे को एक रिलेशन मिल गया जी, ठीक है, इसको मान लो रिलेशन A, और भैया इन दोनों को इक्वेट कर दो, दैट मींस K2x2 is equals to K3x3, that implies प्यारे बच्चों x2 should be equals to how much, K3 upon K2 times of x3, this is my second relation।
अब इन दोनों भाई साहब को यहाँ पे, इन दोनों जो को है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू x1 कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, x1 हो जाएगा आपको k3 अपॉन k1 टाइम्स ऑफ x3 प्लस x2 को यहां से ले लो, कितना हो जाएगा k3 अपॉन k2 टाइम्स ऑफ x3, और इन भाई साहब को x3 एज इट इज रहने दो। बड़ा ही वियर्ड सा लुक आ रहा है, बट डोंट यू वरी, टेक आउट k3 x3 कॉमन ले लो, है ना। अच्छा यहाँ पे k3 नहीं है, कोई नहीं, नीचे आ जाएगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू लेट्स से k3 x3 कॉमन ले लो बच्चों, वी शुड बी हैविंग व्हाट 1 अपॉन k1 1 अपॉन k2, और यहाँ पे भाई साहब क्या आ जाएगा, नीचे k3 आ जाएगा ना, 1 अपॉन k3। ठीक है जी, बड़ा आसानी से मजे में बन रहा है ना, अभी तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी बात है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान से बात समझो, इस x को क्या लिख सकते हो, x को लिख सकते हो, अगर टोटल x है और रिस्टोरिंग फोर्स हमारा Fr है, x क्या हो जाएगा, Fr इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट इनटू x। आप ऐसे पता है ना, अगर हमारा टोटल रिस्टोरिंग फोर्स Fr है, then that could be written as k equivalent times of x, right? तो x क्या हो जाएगा, Fr by k equivalent, तो इस x को लिख सकते हो आपका Fr रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन k इक्विवेलेंट, ऑल गुड। और k3 x3 बच्चों क्या मैंने माना था, Fr के बराबर है, ऑब्वियसली बात है, उस पॉइंट पे टेंशन सेम ही है, तो टेंशन शुड बी k3 x3, Fr के इक्विवेलेंट है, तो दिस कुड आल्सो रिटन एज व्हाट, Fr into 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3, है ना जी। और आप देख सकते हो कि Fr गया, कटम पिटाई हो गया, राइट। तो बच्चों 1 upon k इक्विवेलेंट हो गया प्यारे बच्चों, दैट इज गोना बी हाउ मच, 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट और रिस्टोरिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारा जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो फटाफट पैरेलल भी आपको बता देते हैं। तो पैरेलल में देख लो, आई बिलीव आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ऑब्वियसली आपके पास पॉज बटन है, आप पॉज कर लो, और आपके पास लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बटन भी है, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, है ना। चलिए बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं जो हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से देखो, कोई मुश्किल नहीं है। एक हमारा स्प्रिंग हो गया, मान लो ऐसे है, एक दूसरा स्प्रिंग हो गया ऐसे हो गया, और थर्ड स्प्रिंग हमारा ऐसे है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक, मान लो ऐसा कुछ है, टिक 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 टिक, है ना। सिंस इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये मूव करता है बाय डिस्टेंस x, अगर यहाँ पे आता है टिक 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 टिक, है ना, टिक 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 टिक, अगर ये किसी x लेंथ से मूव करता है, तो आपको दिख रहा होगा कि सभी स्प्रिंग को भी x लेंथ से इलोंगेट होना होगा। टेंशन सब में अलग अलग होगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑल ऑफ देम गोना बी हैविंग डिफरेंट रिस्टोरिंग फोर्स। इस स्प्रिंग के पास कुछ डिफरेंट रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इन भाई साहब के पास कुछ अलग होगा, इन भाई साहब के पास कुछ अलग रिस्टोरिंग फोर्स होगा, बट द डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम। इट मींस elongation in spring would be same. Elongation in spring should be same. Should be same. Should be same होना चाहिए, and the restoring force is equals to sum of all restoring force. Sum of all restoring force. बस यही कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। Sum of all restoring force. That means अगर net restoring force मान लेते हैं इसमें Fr है, Fr net restoring force है, तो net restoring force अगर Fr है, that should be given as what? K equivalent into net x। तो चलिए net restoring force कितना हो गया बच्चों, तो that should be equals to, इसमें मान लो कितना, इसका K1 है, एक K2 है, और ये हमारा K3 है। सब में इलोंगेशन तो सेम ही रहेगा, x रहेगा, तो क्या हो जाएगा K1x plus K2x plus K3x, and that is equals to your K equivalent times of x। आप x कॉमन निकाल कर कटम पिटाई कर दो, तो आपको सिंपल मिल जाता है कि K equivalent is going to be equals to K1 plus K2 plus K3। बहुत ही सिंपल, मजे में हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो रखा है मेरे ख्याल से, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जे वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यार तब तक आप पढ़ते रहिए और जे का प्रेप जो कर रहे हैं करते रहिए, एंड यस दैट्स ऑल फॉर द डे। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, एंड ऑल्सो डू नॉट forget to like, share and subscribe.
and don't forget to hit the like bell icon for you can get the notifications of the all the latest video that I upload on the channel और आपको उससे पढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एवरीवन।